नमस्कार, जय श्री राम। कल एक वीडियो बनाया था मैंने और कल एक पोस्ट भी लिखी थी फेसबुक पे। और कल उसमें मैंने ये कह दिया कि 2029 तक हो सकता है कि यूएस डॉलर की कीमत 3 रुपए की रह जाए। इतनी तेज़ी से यूएस डॉलर गिर सकता है। तो बहुत सारे लोगों को अचंभा भी हुआ और बहुत सारे लोग इस पर आर्ग्यूमेंट करने लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो भाई मैंने बोला कि चलिए आज आपसे थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। तो 42 का जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि जो वर्ल्ड करेंसी है, ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी है, वो पहले ब्रिटिश पाउंड हुआ करती थी। वहाँ से वो शिफ्ट होकर के चली गई अमेरिका के पास। वो इसलिए चली गई क्योंकि एक थ्योरी आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स की एक बहुत अंडरलाइन थ्योरी है कि वर्ल्ड करेंसी या वर्ल्ड पावर कौन रहता है। तो पहली चीज़ होती है कि किसी कंट्री की मिलिट्री ताकत कितनी है, क्या वो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को प्रोटेक्शन दे सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसके अंदर पूरे ये जो सी के अंदर जो ट्रेड और कार्गो का मूवमेंट हो रहा है उसको वो प्रोटेक्शन दे सकता है। दूसरी चीज़, वो अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च कितना कर सकता है, कितनी बड़ी आर्मी मेंटेन कर सकता है इत्यादि। और इन चीज़ों के आधार पर किसी भी कंट्री की ताकत डिसाइड होती है, और जो ताकत होती है वो सबसे ताकतवर देश जो होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो उसकी करेंसी जो है वो सबसे ताकतवर होगी, सबसे पावरफुल होगी, और चीज़ें ऐसे आगे चलती हैं। अब इंग्लैंड एक टाइम पे बहुत पावरफुल कंट्री था, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज उसके अंडर में थी, जिसमें कि एक बहुत बड़ी कॉलोनी इंडिया था, दूसरी ऐसी ही एक कॉलोनी अमेरिका भी था। हालांकि अमेरिका ने बहुत पहले विद्रोह करके और उनसे आज़ादी ले ली थी। और इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया की आर्मी के दम पे इंग्लैंड पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी उन्होंने जीता था तो भारत के आर्मी के दम पे ही जीता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते ये स्थिति हो गई थी कि ठीक है, युद्ध तो खींचतान के जीत लिया था इन्होंने, लेकिन भारत की आर्मी के अंदर, भारतीयों के अंदर एक आज़ादी की मुहिम जो है वो काफ़ी तेज हो गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कोशिशों के कारण आर्मी के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसके अंदर एक विद्रोह, एक रिवोल्ट टाइप का खड़ा होने लगा था। और अंग्रेज़ों को डर लगने लगा था कि अब इस आर्मी को हम बहुत ज़्यादा समय तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी हालत में उनको देश छोड़ना था। और जैसे ही उनके हाथ से ये इंडियन आर्मी का कंट्रोल गया, तो आप समझ लीजिए कि इंग्लैंड की ताकत ही ख़त्म हो गई। और जैसे ही वो ताकत ख़त्म हुई, और वैसे भी क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे युद्ध के कारण ब्रिटिश आर्मी जो थी उसकी हालत भी बहुत बुरी हो गई थी। उनकी फैक्ट्रीज, कारखाने, इकोनॉमी सब कुछ तबाह हो गया था। उनके शहर के शहर उजड़ चुके थे, इतनी भारी बमबारी जर्मनी ने कर रखी थी इनके ऊपर, इंग्लैंड पे। तो आर्थिक रूप से भी यह तहस नहस हो गया था इंग्लैंड। और भारत की जो आज़ादी की मुहिम चल रही थी, बगावत होने की एक संभावनाएं बनी हुई थी, उसके कारण भारत की आर्मी पे भी उसका कंट्रोल ज़्यादा देर बचा नहीं था। तो ऐसी हालत में जब एकदम से उनकी इकोनॉमिक ताकत ख़त्म हो गई, प्लस उनकी जो मिलिट्री ताकत है वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद उनके हाथ से ये ब्रिटिश पाउंड का जो वर्ल्ड करेंसी का स्टेटस है ये जाना तय था। ऐसे में इन्होंने अमेरिका को आगे करके और अमेरिका के हाथ में ये पूरा दे दिया और अमेरिकी डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बना दिया, ये मानते हुए कि इंग्लैंड के पास रहे या अमेरिका के पास रहे, क्योंकि अमेरिका में भी जो लोग हैं पावर में वो सारे इंग्लैंड से गए हुए लोग थे, यूरोपियंस थे जो वाइट थे। तो उनको लगा कि ताकत तो हमारे ही पास रहेगी, इनडायरेक्टली हमारे ही लोगों के पास रहेगी। तो अमेरिका को डॉलर का वो मिल गया, वर्ल्ड करेंसी का स्टेटस मिल गया, और इंग्लैंड उसके साथ शैडो की तरह लग गया। तो
पहले इंग्लैंड के पास पावर था, अब अमेरिका इंग्लैंड के पास पार्टनरशिप में पावर था। इसमें पार्टनरशिप का स्टेटस जो है इंग्लैंड का, वो धीरे धीरे कम होता चला गया ओवर द पीरियड, और अमेरिका का बढ़ता चला गया। तो ऐसा था, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इन लोगों ने किया था। फिर उसके बाद ये जब अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट्स वगैरह के थ्रू ये वर्ल्ड करेंसी को लेकर के आगे बढ़े। और उसके बाद 70s के आसपास इन्होंने एक्चुअली जो वियतनाम वॉर फाइट किया, वियतनाम वॉर में इनको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा, और इन्होंने बहुत डॉलर्स छाप लिए उसके खर्चे को देने के लिए, मतलब वेपन मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को हथियार बनाने का पैसा देने के लिए। तो डॉलर्स का हिसाब किताब इनका हो गया गड़बड़। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी करेंसी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे होती है, कि कोई भी रिजर्व बैंक जब पैसा इशू करता है, डॉलर करेंसी इशू करता है, रुपया भारत में रिजर्व बैंक करता है, कहीं और कुछ कर, कोई भी बैंक मतलब अपनी करेंसी इशू करता है, तो बदले में वो कुछ परसेंट का कीमत का गोल्ड रखता है, और गोल्ड की वैल्यूएशन वो सेट करता रहता है कि हम 1 ग्राम गोल्ड के बदले में 100 रुपये देंगे, या 500 रुपये देंगे, या 1000 रुपये देंगे। ये वैल्यू वो चेंज होती जाती है, और वो उस हिसाब से नोट को छापते जाते हैं। जितने ज़्यादा नोट छापते जाएंगे उतना कम यहाँ गोल्ड का हो जाएगा, तो वह मतलब रुपए की या उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। लेकिन पेगिंग डॉलर पे ये गोल्ड पे होती है। ये सिस्टम था अमेरिका के डॉलर्स के लिए भी। लेकिन वियतनाम वॉर के टाइम पे इन्होंने बेहिसाब डॉलर्स छाप दिए, और बाद में जब इन्होंने देखा तो पेगिंग का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो रहा था, और क्योंकि ये वर्ल्ड करेंसी थे तो ये अपनी डिवैल्यूएशन कर नहीं सकते थे। ऐसे में इन्होंने 70s के आसपास जाकर के एक डील की अरब कंट्रीज के साथ, कि आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो हम गारंटी करेंगे, आप लोग अपना पूरा ऑयल का जो बिजनेस है वो डॉलर्स में ही करोगे। अब होता क्या है कि अरब कंट्रीज कोई नेचुरल कंट्रीज नहीं है। ये 40s में ही इंग्लैंड जब भारत से जा रहा था आज़ादी दे करके, तो ऐसे में क्या था कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऑटोमन एम्पायर था जिसके कंट्रोल में ये पूरा अरब आता था। ऑटोमन एम्पायर हार गया था, तो उसके बाद ये जो पूरी टेरिटरी है इसके टुकड़े टुकड़े करके इन लोगों ने अलग अलग वहाँ के जो कबीले थे, ट्राइब्स थे, उनके मुखियाओं को पकड़ के जिनको जिनको जैसे जैसे सेट हुआ उनको अलग अलग देश बना करके बांट के चले गए अंग्रेज। तो ये सब के सब ये 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में पैदा हुए देश हैं। कोई बहुत पुराने देश नहीं है, चाहे वो सऊदी अरब ले लें, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये उसी समय पैदा किए हैं इन्होंने। अब ये अरब कंट्रीज के जो रूलर्स थे, ये क्योंकि तानाशाह थे या बादशाह थे, अचानक बना दिए गए, और हर एक के हिस्से में ऐसी टेरिटरी बांटी गई थी कि आधा कबीला एक तरफ है, आधा कबीला दूसरी तरफ है। इस तरीके के कारनामे किए गए थे कि जिस देश में शियाओं की मेजॉरिटी है वहाँ पे सुन्नी राजा है, जहाँ पे सुन्नियों की मेजॉरिटी है वहाँ पे शिया रूलिंग क्लास में बैठा हुआ है। तो उस चक्कर में अपनी ही जनता से इन राजाओं को खौफ रहता था, तो इनको सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत रहती थी। और खुद इनके साथ प्रॉब्लम यही होती थी कि ये अपनी सेनाएं बनाने में मतलब सक्षम नहीं थे। भाई आज मान लीजिए सऊदी अरब में एक अच्छी खासी तादाद में शिया लोग भी हैं, और सऊद फैमिली जो है वो सुन्नियों की है। अब अगर ये सेना बनाएंगे तो मान लीजिए 50-50 या 60-40 भी है, तो 40% शिया भी आ जाएंगे सेना में। अब ये 40% शिया लोगों ने अगर विद्रोह कर दिया तो भी एक बड़ी मुसीबत है कि आप ही की आधी सेना आपके खिलाफ हो गई। तो इस टाइप के खतरे के कारण ये अपनी सेना भी नहीं बनाते थे। ये चाहते थे कि कोई बाहर की सेना न्यूट्रल होकर के हमारे लिए हमारे पर्सनल गारंटी हमको दे और हमारे लिए काम करे। अमेरिका ने वो गारंटी दे दी इनको कि ठीक है, तुम लोग जब तक हम हैं, तुम लोग सत्ता में रहोगे, तुम्हारी सत्ता को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा, और उसके लिए हम अपनी आर्मी वगैरह सब आपके यहाँ बिठा के रखेंगे।
ये एग्रीमेंट हो गया। बदले में अमेरिका को इन्होंने बोला कि ठीक है, आपके हमको तेल तो बेचना ही है, तेल निकल आया है, तेल बेचना ही है हमें। और उस समय नया नया तेल निकला था, ऑयल का ट्रेड पूरा, और पूरा ट्रेड और सब कुछ कंट्रोल अमेरिका के हाथ में था। इनके सऊदीज के पास तो कोई टेक्नोलॉजी या कुछ थी नहीं, अरब कंट्रीज के पास, ये लोग तो रेगिस्तान के लोग थे। तो अमेरिका ने बोला कि तेल हम निकालेंगे, तेल निकाल के बेचेंगे भी हम, तुमको हम बना लेंगे पार्टनर, तुम लोगों को मिलेगा पैसा। तो उन्होंने बोला ठीक है, और बोला कि ये सब होगा डॉलर में, तेल जो है बिकेगा डॉलर में, तुम लोगों को भी पैसा मिलेगा डॉलर में, और दुनिया में किसी को भी तुमसे ऑयल खरीदना होगा उसको डॉलर में खरीदना पड़ेगा, उसकी पेमेंट उसे डॉलर्स में ही करनी पड़ेगी। तो ये उसके लिए अरब्स एग्री हो गए, और वहां से पैदा हुआ पेट्रो डॉलर। जब पेट्रो डॉलर की डील हो गई, अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया डॉलर से। अब डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं था, मतलब अमेरिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसके डॉलर के बदले उसको कुछ देना है। सिर्फ एक गारंटी है कि दुनिया भर में जो ऑयल का ट्रेड होगा वो डॉलर्स से होगा। तो इस दम पे डॉलर, अमेरिका का डॉलर जो है वो वर्ल्ड करेंसी बना रहा, और अमेरिका जो है वो इन अरब कंट्रीज के सर पे सवार होकर के बैठा रहा। अब जो मैंने आपको बोला है कि क्राइसिस आएगा और अमेरिका इसमें बहुत बुरी तरह मारा जाएगा और इनकी ये प्रॉब्लम होगी, तो क्राइसिस इनके यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है। हर 20-30 साल में अमेरिका एक बड़ी सीरियस क्राइसिस से गुजरता है, और हर बार वो ये करता है कि वो कहीं ना कहीं कोई वॉर करके, कोई कुछ करके, किसी एक कंट्री को खोखला करके, लूट के, खा पी के, ख़त्म करके उसको, और अपना क्राइसिस निकाल देता है। तो ये 1920 में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्राइसिस में आए थे, जो ग्रेट डिप्रेशन की बात होती है। ऐसे ही 60s के 70s के टाइम पे ईरान और कई कंट्रीज़ ने इनके ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था कि अमेरिका को ऑयल ही नहीं देंगे हम, तो इनके यहाँ बड़ी क्राइसिस खड़ी हो गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें इनके यहाँ होती आई हैं, और उस समय पे फिर ये वॉर करके, युद्ध करके, इधर उधर हमले करके, जैसे अब बीच में इन्होंने 9/11 करवाया। 9/11 का हमला होने के बाद इराक पे हमला कर दिया। इराक पे हमला किया तो इराक से टनों के हिसाब से गोल्ड उठा लाए, तो वो कहानी। फिर लीबिया पे हमला किया, वहाँ से भी यही कहानी कि टनों के हिसाब से वहाँ से भी गोल्ड उठा के लाए हैं, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ की तैयारी ये थी कि हम लोग अपनी करेंसी में या सामने वाली कंट्रीज से गोल्ड लेकर के ऑयल देंगे। तो उस चक्कर में इनके पास गोल्ड का डिपॉजिट्स बड़े तगड़े थे, इराक के पास भी और लीबिया के पास भी। ऑयल रिच कंट्रीज थी, और इन्होंने अपने डिपॉजिट्स जो हैं गोल्ड में रखे हुए थे, जबकि अमेरिका ने अरब लोगों को बोल के रखा था कि तुम लोगों की भी जो सेविंग और डिपॉजिट्स तुम लोग बचा के रखोगे वो सब डॉलर्स में रखोगे, गोल्ड वोल्ड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अरब्स के तो बैंक बैलेंसेस स्विस बैंक से लेकर के अमेरिकन बैंक्स तक, उनके मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो डॉलर्स में उनकी सेविंग है। लेकिन सदाम हुसैन और गद्दाफी जो है, इन लोगों ने डॉलर्स को छोड़ करके गोल्ड एक्यूमुलेट करना शुरू किया हुआ था। उसके कारण क्या है कि अमेरिका को ये डर लगने लगा कि अगर इनके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड हो गया और इन्होंने गोल्ड बैक्ड कोई करेंसी निकाल दी, तो फिर अब डॉलर के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं है, डॉलर के पीछे एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो दूसरे कंट्री के ऑयल के दम पे डॉलर को इन्होंने वर्ल्ड की करेंसी बना के रखा हुआ था, और धीरे धीरे ये कर दिया था कि दूसरी कंट्रीज को ये बोला कि तुम लोग अपने यहाँ फॉरेन रिजर्व के रूप में डॉलर रख लो, और उसके बदले में अपने नोट छाप दो, तुम लोगों को भी गोल्ड रखने की जरूरत नहीं। तो ये सिस्टम ऐसे चलते चलते ये हो गया था कि अमेरिका के पास खुद गोल्ड नहीं, वो अरब के ऑयल के बदले में डॉलर छाप रहा है, और डॉलर के दम पे दूसरी कंट्री जो है वो अपनी करेंसी छाप रही है डॉलर रख के। उसने भी गोल्ड रखना बंद कर दिया कि यार गोल्ड रखना एक प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है, कौन स्टोर करे, कौन सेव करे, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करे, फिजिकल गोल्ड बड़ी दिक्कत वाली चीज़ होती है। तो उन्होंने भी उठा करके उसको मतलब सर्टिफिकेट लेने शुरू कर दिए, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के बॉन्ड लेने लगे अमेरिका से, और उसके अगेंस्ट में ये नोट छापने लगे। तो ये एक पूरा वर्ल्ड का सिस्टम बन गया था। अब हुआ क्या कि ये जब फिएट डॉलर बन गया, कि जब इसके पीछे कुछ नहीं है और ये हवा में एक डॉलर छाप रहे हैं, तो अमेरिकन्स को मस्ती आ गई।
मस्ती ऐसे आने लगी कि फिर ये अपना मनमानी डॉलर्स छापने लगे और अनाप शनाप खर्चा करने लगे, खेलने लगे। स्टॉक मार्केट्स में खेल रहे हैं। इनकी बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंपनीज हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वो सब खड़ी हो गई। किसी भी कंट्री की स्टॉक मार्केट में इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर अपने यहाँ से छपवा के लाए, वहाँ इन्वेस्ट कर दिया और लाखों करोड़ों डॉलर करके और स्टॉक मार्केट को चढ़ाते चले गए ऊपर। और फिर एक दिन एक नेगेटिव रिपोर्ट छाप दी अपने अखबारों में, और नेगेटिव रिपोर्ट छापने के बाद वहाँ से मार्केट से पैसा जो चढ़ गया है वो निकाल करके लेके चले गए। फिर मार्केट क्रैश हुई, फिर ले आए पैसा, फिर खरीदा सस्ते में, फिर महंगे में बेचा। तो इस तरीके के खेल ये लोग खेलने लगे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम होता है, लेकिन वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। और ये सारी कंपनीज अमेरिका, न्यूयॉर्क में बैठी हुई थी। बड़े बड़े बैंक्स इनके जो थे, तो उसमें इनका गेम्स चल रहा था। लेकिन बाकी का वर्ल्ड जो है, उनको ये समझ में आ रहा था कि यार हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अपने यहाँ हम पोल्यूशन कर रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, हमारे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मिनिमम वेजेस दे करके हम लोगों से काम करवा रहे हैं, सब कुछ है। हम लोगों को कुछ खास नहीं मिलता है। और अमेरिका जो है वो सिर्फ डॉलर छाप करके हमसे सारा माल खरीद ले जाता है। उनके यहाँ लाइफ स्टाइल देखो, स्टैंडर्ड देखो लोगों का, वो बढ़ता चला जा रहा है, और दूसरे देशों का कोई हिसाब किताब नहीं। तो एक माहौल सा बनने लगा। उस समय फिर अचानक कोविड आ जाता है, कोरोना आ जाता है। तो जैसा मैंने बोला आपको कि जब डॉलर के ऊपर ये खतरा मंडराता है कि अब इसकी कहानी डामाडोल होगी, दुनिया में कोई ना कोई क्राइसिस या तो आ जाता है, और या अमेरिका कोई इधर उधर युद्ध वगैरह करके और सारी चीज़ों को ठप करवा करके और मतलब अपना डॉलर की स्थिति को बचा के निकल जाता है। तो कोविड का क्राइसिस आ गया। कोविड का क्राइसिस में पूरी दुनिया का लॉकडाउन हो गया, सब हो गया, सारी बातें ठप हो गई। अब पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी। उस समय पे चाइना जो है वो बड़ी कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह अपनी इकोनॉमी को नंबर 1 पे लाने की कोशिश करे, और नंबर 1 नहीं तो वो उनका ये था कि हमको सेकंड पावर मान लिया जाए दुनिया में अमेरिका के बाद। जो पहले एक ज़माने में रूस के पास पोजीशन हुआ करती थी, चाइना ने बोला कि हमको वो सेकंड पावर की पोजीशन दी जाए। और कोविड के टाइम पे जब कोविड ख़त्म हो गया तो चीन को ये एहसास हुआ कि हमारे पास 20 साल, 25 साल, 30 साल जो हम लोगों ने प्रोडक्शन फैक्ट्री बना डाली पूरी दुनिया की, और अंधाधुंध प्रोडक्शन किया, शोषण हुआ हमारे वर्कर्स का, सब कुछ है, प्रदूषण हुआ। उसके बाद चाइना ने जो कुल जमा किया था पैसा, या सेविंग्स कह लीजिए पूरी कंट्री की, वो थी $3 ट्रिलियन। 3 या 3.5 ट्रिलियन डॉलर। वो भी मैक्सिमम अमेरिकन बॉन्ड्स के रूप में अमेरिका के पास पैसे जमा थे। इसी पीरियड में कोरोना के जो 2 साल 2.5 साल का पीरियड था लॉकडाउन्स का, इस पीरियड में अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को तकलीफ ना हो इसलिए हर एक आदमी को $2,000 महीने के हिसाब से बांटना शुरू कर दिया। अब कोई एक फैमिली में 4-5 लोग हैं तो $10,000 महीना उनको सरकार से फ्री का आने लगा, ताकि आपको सैलरी की कोई दिक्कत ना हो। कई लोगों को तो ऐसा था कि वर्क फ्रॉम होम से सैलरी भी मिल रही थी, प्लस ये पैसा भी मिल रहा था। तो सब अमेरिका में तो बड़े मज़े से सबका लॉकडाउन कट गया, पैसा भी खूब बांट दिया सरकार ने। चाइना और पूरी दुनिया ने रियलाइज़ किया कि यार इन लोगों ने $14 ट्रिलियन छाप के बांट दिए अपने लोगों को। जहाँ सारी दुनिया के देश परेशान थे कि लॉकडाउन हो गया, हम लोगों की इकोनॉमीज ठप हो गई हैं और बहुत दिक्कत हो रही है। भारत ने भी अपने यहाँ मतलब वो फ्री राशन की एक स्कीम शुरू की लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, कि भाई सरकार राशन खरीदेगी, इकट्ठा करेगी और आप लोगों को फ्री पहुँचाएगी। और उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा इंतज़ाम किया गया। लॉकडाउन के दौरान ही किसानों से प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था की गई, अनाज की, उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई, उसको डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की गई। भारत ने किया, चाइना ने अपने तरीके से कुछ हैंडल किया,
ऐसे ही वैक्सीन्स वगैरह के लिए इधर उधर से पैसे वैसे का अरेंजमेंट करके इमरजेंसी फंड क्रिएट किया गया, वैक्सीन कंपनीज को एडवांस में पैसे दिए गए, वैक्सीन्स बनवाई गई, डिस्ट्रीब्यूट की गई और फ्री में लगाने की कोशिश की गई, सब कुछ किया गया। दूसरी तरफ अमेरिका जो था वो धड़ल्ले से डॉलर्स छाप रहा था, उससे वैक्सीन्स भी महंगी खरीद करके अपने लोगों को लगा रहा था, लोगों को भी जेब में पैसे डाल रहा था, सब कुछ कर रहा था। एंड में दुनिया ने देखा कि इन्होंने 14 ट्रिलियन डॉलर्स छाप के बांट दिए अपने लोगों को। अब जो इकोनॉमिस्ट्स और बाकी समझदार लोग हैं उनके बीच में ये बहस आई कि भाई साहब ये इनके पास ना गोल्ड है, ना इनके पास पेट्रोलियम अपना है, ये किस दम पे इतना पैसा छाप करके इन्होंने बांट दिया, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। अगर हमने छापना शुरू कर दिया ऐसे ही नोट तो हमारी तो करेंसी की वैल्यू गिरा देंगे। ये आज जो 80 रुपए का डॉलर है, अगर भारत ने भी कोविड के टाइम पे ऐसे ही अगर नोट छाप करके भारत सरकार ने अपने लोगों को बांटे होते तो ये जो 80 रुपए का डॉलर है ये 300 और 400 रुपए का डॉलर हो जाता। तो यहां से फिर एक डी डॉलराइजेशन का माहौल फिर से बहुत मजबूत बना कि अब ये लोग डॉलर की ग्लोबल करेंसी पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वहां से एक माहौल बनना शुरू हुआ और हर कंट्री ने अपने अपने तरीके से इसको करने की कोशिश की। चाइना ने बहुत खुल करके इसकी बात की कि हम एक ग्लोबल युआन करके एक करेंसी लाना चाहते हैं जो गोल्ड बैक्ड होगी, उसके पीछे गोल्ड का रिजर्व होगा और हम उसके थ्रू हर कंट्री के साथ ट्रेडिंग करेंगे और व्यापार करेंगे, और जो भी हम किसी से माल खरीदेंगे उसका पेमेंट हम युआन में करेंगे, आपको हमसे जो माल खरीदना है वही युआन हमें वापस कर दीजिए। इस टाइप का एक चाइना ने मॉडल लाने की कोशिश की, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाए चाइना, क्योंकि चाइना को कोविड के बाद कोविड का जिम्मेदार मान करके उसके ऊपर बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सैंक्शन टाइप के लगाने शुरू कर दिए गए थे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से। उन सैंक्शंस को लाने का कारण भी यही था क्योंकि चाइना अपना गोल्ड बैक्ड युआन लाने की कोशिश कर रहा था। उसको रोकने के लिए उन्होंने बोला इसकी इकोनॉमी ही तबाह कर दो। ठीक है, चाइना उसमें उलझ के रह गया। इधर भारत ने भी अपने स्तर पे बात करनी शुरू की, अलग अलग कंट्रीज के साथ रशिया से डील की कि हम रुपए में आपसे ऑयल खरीदेंगे। रशिया को ऑफर दिया गया कि आप उसी रुपए के बदले में आप हमारे यहाँ कुछ करिए, तो रशिया ने भी फिर बाद में भारत की कंपनीज में और बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स से लेकर के और बहुत सारा प्रोक्योरमेंट और परचेजेस इंडिया से करनी शुरू की। ऐसे ही दुबई के साथ भारत ने अपना रुपए में ट्रेड का बातचीत की और एक बहुत बड़ा आई थिंक 200 टन का गोल्ड की एक डील की, जिसका था कि बहुत बड़ा पोर्शन जो है उसका भारत रुपए में उनको पेमेंट करके उनसे 200 टन गोल्ड खरीदेगा। आइडिया था कि हमारा रुपया दुबई में पार्क हो जाएगा तो धीरे धीरे दुबई से बाकी की अरब कंट्रीज के थ्रू भी हमारा रुपए में ट्रेड शुरू हो जाएगा। तो इंडिया ने अपनी कोशिश जारी रखी, चाइना ने अपनी जारी रखी, रशिया ने अपनी कोशिशें जारी रखी। अब अमेरिका के साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि छोटी मोटी कोई कंट्री अगर इस टाइप का कोशिश करती कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसी में करेंगे, तो ये किसी न किसी प्रकरण में उसके साथ युद्ध वुद्ध करके और उसको उलझा लेते। प्रॉब्लम ये है कि ना वो रशिया से डायरेक्ट लड़ सकते हैं, ना चाइना से लड़ सकते हैं, ना भारत से लड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और ये तीनों कंट्रीज ही अलाइन होकर के काम कर रही हैं कि हमको डॉलर्स में ट्रेड को खत्म करके अपनी करेंसी पे लाना है। और दूसरी बहुत सी कंट्रीज को भी ये समझ में आने लगा कि इससे हमको हटना है। ऐसे ही अगर आप जाएंगे तो रशिया का इन्होंने क्या है कि कई बिलियंस, 700-800 बिलियन डॉलर कुछ रशिया के एसेट्स डॉलर में इनके बैंकों में पार्क थे, रखे हुए थे वेस्टर्न बैंक्स में। अमेरिका ने अचानक उठा के उसको सीज कर दिया। तो वो भी एक गलत मैसेज चला गया कि कल को हमारा अगर अमेरिका के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम लोगों के भी पूरी सेविंग्स या जो कुछ भी है, कंट्री का जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिकन बॉन्ड्स और इन सब की सूरत में इनके बैंकों के पास रहता है। ये उसको सीज कर देंगे कि खत्म, तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो बाकी की सारी कंट्रीज भी इन दो फैक्टर्स से, जो उन्होंने 14 ट्रिलियन डॉलर छाप के बांट लिए अपने लोगों को,
और दूसरा ये जो सीज किया पैसा रशिया का, इसके बाद अरब्स की आंखें खुलने लगी कि यार हम लोगों की तो सारी जिंदगी की पूंजी और कमाई जो है वो भी इनके अमेरिकन के पास डॉलर्स में पड़ी हुई है। तो उन्होंने भी हिसाब लगाना शुरू किया कि भैया इससे अब इस सिस्टम से बाहर निकलो, नहीं तो हम तो इनके गुलाम बने रहेंगे। अच्छा, दूसरा, यूक्रेन वॉर शुरू तो हो गया, लेकिन यूक्रेन वॉर में अमेरिका उस लेवल पे यूक्रेन को सपोर्ट दे नहीं पाया जिस लेवल पे दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका करेगा। उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। सबके पास ये मैसेज गया कि अब हम लोगों को सिक्योरिटी देने की पोजीशन में अमेरिका नहीं है। इसी कड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। अरब में बहुत सारी जगहों से इन्होंने अपनी पैट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सऊदी अरब में कई जगह से निकाल करके और यूक्रेन और इधर उधर शिफ्ट किए, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा वो था ही नहीं, मिसाइल्स की मतलब वो एयर डिफेंस सिस्टम था नहीं। तो उससे एक मैसेज ये भी गया कि मिलिट्री ताकत के मामले में भी अमेरिका अब काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है और उसकी अब वो कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरी दुनिया के अंदर जो पूरा ट्रेड और वो सी लेन्स हैं पूरी, जो जहाँ से कार्गो मूव होता है, उसको गार्ड कर सके और सिक्योर कर सके। तो उस कड़ी में आते आते अरब कंट्रीज़ ने भी डिसाइड किया कि हम ब्रिक्स में शामिल होंगे। ब्रिक्स अचानक हैपनिंग होने लगा, दसियों साल से बन के पड़ा था लेकिन कोई उसको पूछता नहीं था, लेकिन अचानक ब्रिक्स में लाइन लग गई देशों की कि हमको मेंबर बनाओ, हमको मेंबर बनाओ। ब्रिक्स के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि कोई एक करेंसी ग्लोबल करेंसी बन नहीं सकती थी और सारे मेंबर कंट्रीज का ये कहना था किसी एक को बनाना भी नहीं है। यहाँ पे भी चाइना बहुत कोशिश कर रहा था कि हमको युआन को हमारे ब्रिक्स में ले आओ और ब्रिक्स में युआन के बेसिस पे ट्रेडिंग चालू कर दो, लेकिन कोई उसके लिए एग्री नहीं हुआ। रशिया ने इसमें जिम्मेदारी ली कि हम कोई एक सोल्यूशन बना करके लाएंगे जो सबके लिए सूटेबल होगा, और इस साल अक्टूबर में ब्रिक्स की समिट होनी है और 99% चांसेस हैं कि इसमें जो प्लेटफॉर्म रशिया बना रहा है उस पे सारी कंट्रीज एग्री हो जाएंगी। मतलब रशिया बना रहा है, ऐसा नहीं कि रशिया अकेले अपने मन से कुछ कर रहा है, सारी मेंबर कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर डिस्कशंस और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक मिला जुला एक प्लेटफॉर्म बन के आएगा। वो प्लेटफॉर्म वैसा होगा कि जिसमें एक दूसरे के साथ जो ट्रेड है वो ब्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तुरंत सेटल हो जाएगा। आपको डॉलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक दूसरे से व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ब्रिक्स की हो सकता है पाँच छः कंट्रीज़ की एक करेंसीज की बास्केट बन जाए। मान लीजिए भारत ने अरब से रुपए में तेल खरीदा, अरब कंट्रीज़ ने वो पैसा जो है रुपया वो ब्रिक्स के बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया, उससे रूबल ले लिए और रूबल में रशिया से कुछ हथियार खरीदने तो वो खरीद लिए। इस टाइप का एक सिस्टम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि अक्टूबर में ब्रिक्स की ये समिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि पेमेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम है, दो कंट्रीज जो ट्रेड करती हैं एक दूसरे से, उस पर डॉलर की मजबूरी उनकी ये है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है स्विफ्ट का, जिसपे पैसा एक दूसरे से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है, एक देश के बैंक से दूसरे देश के बैंक में जो पैसा ट्रांसफर होता है वो स्विफ्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है। बीच में जो स्विफ्ट है वो स्विफ्ट अमेरिकन कंट्रोल्ड है और वो स्विफ्ट चलता है डॉलर पे। मतलब मुझे अगर मान लीजिए अरब को कोई पेमेंट करनी है तो मुझे स्विफ्ट में जाना पड़ेगा, अपने रुपए को उतने डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वो डॉलर अरब को ट्रांसफर होगा और अरब वाले जो हैं उस डॉलर के अगेंस्ट में अपनी रियाल लेंगे। तो ये सिस्टम क्योंकि वो अमेरिका के कंट्रोल में है तो इसलिए उसमें डॉलर को उससे हटाया नहीं जा सकता है, और दूसरा कोई सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू पेमेंट सेटलमेंट्स हो सकें। तो ये पेमेंट सेटलमेंट का नया सिस्टम ब्रिक्स के थ्रू लाने की बात है। वो आ गया तो पूरा स्विफ्ट बाईपास हो जाएगा और सारी कंट्रीज इस चैनल को यूज करने लगेंगी और डायरेक्ट एक दूसरे की करेंसी में सेटलमेंट होने लगेगा। अब वो कमोडिटीज के बेसिस पे पेगिंग होती है, क्या होता है, वो एक सोफिस्टिकेटेड फार्मूला बनाया जा रहा होगा आई थिंक, तो उसके हिसाब से ये होगा।
अक्टूबर क्रिटिकल टाइम है क्योंकि स्विफ्ट की ये ब्रिक्स की समिट है और उसमें ये जो प्लेटफॉर्म आएगा इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट्स का कि कैसे करना है, क्या करना है, उस प्लेटफॉर्म के आने और उसके फंक्शनल होने के बाद 3-4 महीने के अंदर डॉलर पे सीरियस इम्पैक्ट दिखाई देगा। दूसरा, नवंबर दिसंबर में अमेरिकन इलेक्शंस हो जाएंगे और जनवरी फरवरी में मेरे ख्याल से इंग्लैंड के इलेक्शंस हो जाएंगे। ये दोनों इलेक्शंस हो जाने के बाद अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर भी हो सकता है नई गवर्नमेंट्स आ जाएं, जो भी आएंगी एक पोजीशन उनकी भी क्लियर होगी कि उनको अब करना क्या है, और उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं नहीं, और वो इस चीज़ में अलाइंड हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग डॉलर को अब इस सिस्टम से बाहर निकालने को तैयार हैं, क्योंकि उनके डेट लेवल्स इतने हाई हो चुके हैं कि अब उनसे सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर अमेरिका की जो जीडीपी है, अगर आप मान लें कि वो 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर की है, तो उसके ऊपर जो डेट है वो 35 ट्रिलियन डॉलर का है। और नॉर्मली जो एक थंब रूल माना जाता है वो ये माना जाता है कि अप टू 75% अगर आपकी जीडीपी का डेट, आपका डेट जो है आपकी जीडीपी का 75% तक है तो आप ठीक ठाक कंडीशन में हैं। 75 को जैसे ही क्रॉस करने लगता है डेट, तो आपके लिए खतरे की स्थिति हो जाती है, और 100 के आसपास जैसे ही आ जाता है तो वो स्थिति वो दिवालियापन के नज़दीक जाने लगती है। तो ऑन पेपर अगर देखा जाए तो अमेरिका इस समय वो दिवालिया होने वाली पोजीशन क्रॉस कर चुका है, क्योंकि उसकी जीडीपी से काफ़ी बड़ा उसका डेट हो चुका है, कर्जा हो चुका है उसके ऊपर। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका का कर्जा बड़ा हो गया है और कर्जा बढ़ता जा रहा है लगातार। मतलब अभी जो आंकड़े आए हैं लेटेस्ट, उसके मुताबिक अमेरिका का कर्जा हर 100 दिन में $1 ट्रिलियन बढ़ रहा है। मतलब साल के वो 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर और ऐड कर रहा है। यही अगर चलता गया तो अगले 3-4 सालों में उनका ये $35 ट्रिलियन का कर्जा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और उनकी जीडीपी को, मतलब जीडीपी से 200-300% पे आ जाएगा। इस आंकड़े को देखते हुए अमेरिका की फाइनेंशियल्स और उनकी इकोनॉमी और उनके बैंकिंग सिस्टम पे दुनिया का जो भरोसा है वो हट रहा है, खत्म हो रहा है। यही हाल करीब करीब चाइना का है। चाइना भी आज की डेट में 54 ट्रिलियन डॉलर के डेट में है। 17 ट्रिलियन डॉलर की, 18 ट्रिलियन डॉलर की उनकी घोषित जीडीपी है। तो वो भी अपनी जीडीपी से 300% के आसपास डेट लेके बैठे हुए हैं। तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं एक कोलैप्स की स्थिति में आ चुके हैं। और ऐसे में मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान का केस अगर आप ले लें तो पाकिस्तान की 340 बिलियन डॉलर की जीडीपी है और उनके ऊपर भी 100-150 बिलियन डॉलर का कुछ या 200 बिलियन डॉलर का डेट है, लेकिन उसमें उनकी हालत खराब है, वो डेट नहीं दे पा रहे हैं। इन दोनों के साथ भी यही स्थिति है। इसलिए जो हम लोगों का कैलकुलेशन है वो ऐसा है कि अगले 5 सालों में डॉलर का सिस्टमैटिक कोलैप्स करवाया जाएगा, अमेरिका खुद करवाएगा और धीरे 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 इसको वो नीचे लेकर के आएंगे। $3 का $1 है तो वो इसलिए क्योंकि भारत की जो एक पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, भारत का एरिया जो है साइज कम है, और भारत के रिसोर्सेज जो हैं वो भी ऑब्वियसली अमेरिका से कम है, और पर कैपिटा तो और भी कम हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कोयले का प्रोडक्शन, ऑयल का प्रोडक्शन, गोल्ड का प्रोडक्शन, डायमंड का प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें अमेरिका की हमसे बहुत ज़्यादा हैं। मतलब एटलीस्ट उनके पास डिपॉजिट्स हमसे बहुत ज़्यादा हैं, और पॉपुलेशन हमसे उनकी 1/3 या 1/4 के आसपास की रह जाएगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा रुपया उनके डॉलर को क्रॉस तो नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी नज़दीक चलेगा। तो ये एक कैलकुलेशन है। अब इस पे स्पेसिफिक अगर कोई किसी को डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो फिर अगले वीडियो में उसके ऊपर और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस बार वीडियो में मैंने आपको एक मोटा मोटा खाका दिया है कि अमेरिका का और उसके डॉलर का पूरा किस्सा क्या है, खेल क्या है। तो आप ये मत सोचिए कि वो अमेरिका है, उसकी मोनोपोली है, वो बहुत महान है। नहीं है, वो उनकी आज की पोजीशन ऐसी नहीं है। और हर 100-200 साल के अंदर
कोई भी करेंसी जो वर्ल्ड करेंसी रहती है वो कोलैप्स करती है, एक नई करेंसी एमर्ज होती है। इंग्लैंड की जो पाउंड था वो भी 100-150 साल वर्ल्ड करेंसी बना रहा, और उसके बाद वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में वो कोलैप्स होने की स्थिति में आ गया था। अमेरिका भी आप देखें तो 2025-30 से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका का स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हुई, और आज तकरीबन 100 साल होने को आ गया है जिसमें कि वो वर्ल्ड करेंसी बन के और उससे फेज आउट होने की स्थिति में आ गए हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है जो कि हो रही है। अब जो करने की कोशिश की जा रही है वो वापस कमोडिटी बेस्ड एक पेमेंट मैकेनिज्म बनाने की बात हो रही है, जो कि फिर हजारों साल चलते हैं, जैसे कि गोल्ड बेस्ड हो गया, डायमंड बेस्ड हो गया, या ऑयल या कोल या आयरन, और जिस भी कंट्री के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी वैल्यूएशन करके और उसको उस कंट्री की करेंसी को उस हिसाब से पेगिंग किया जाता है। वो सिस्टम आ जाएगा तो वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल रहेगा, वो फिर हो सकता है 500 और 1000 साल भी चले। तो ये एक कहानी है। फिएट करेंसी या आप नोट छाप करके बेच रहे हैं मार्केट में, उसका जमाना खत्म हो रहा है।